तो एक तरह से अगले वर्ष हम 75वां वर्ष मनाएंगे, 75वीं वर्षगांठ होगी, तो वो अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा सकता है। और जिसका आगाज दौलत राम महाविद्यालय के संकाय ने, दौलत राम महाविद्यालय की प्राचार्या ने, पूरे संकाय ने और यहाँ के विद्यार्थियों ने कर दिया है। और जब अमृत महोत्सव मनाया जाएगा तो अमृत काल भी होगा, कुछ लक्ष्य भी रहेंगे, कुछ निर्धारित किए जाएंगे, कुछ संकल्प भी लिए जाएंगे। राजभाषा के प्रकार और प्रगति में बाधा कहाँ है? हमारी अपनी भाषा है। जब हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, यहाँ पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार के लोग हैं, हरियाणा और उत्तराखंड के लोग हैं, और यहाँ राजभाषा को लेकर के चिंता जाहिर की गई, चिंताएं जाहिर की गई। तो बाधा क्या है, समस्या क्या है? 74 वर्षों में क्या समस्या रही? एक समस्या तो है कि गौरव का बोध, अपनी भाषा के प्रति गौरव का बोध शायद समाप्त होता गया, समाप्त होता जा रहा है। खासकर जब अंग्रेजी माध्यम के स्कूल्स के विद्यालयों की संख्या बहुत बढ़ गई। हम याद करें तो जब हम पढ़ रहे होते थे तो बहुत कम अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हुआ करते थे। सेंट जेवियर, सेंट माइकल्स, कुछ गिने चुने कॉन्वेंट थे, और हिंदी माध्यम के बहुत अच्छे स्कूल्स, बहुत अच्छे विद्यालय हुआ करते थे। अभी प्राचार्य महोदया वो चर्चा भी कर रही थी, और वहां पे कुछ और विद्वान लोग चर्चा कर रहे थे नेतरहाट विद्यालय का। मैंने पढ़ाई की है पाटलिपुत्र, पटना में वो स्कूल है, और हम लोगों के सामने, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, नेतरहाट विद्यालय के बच्चों के सामने पाटलिपुत्र जो हिंदी माध्यम में दोनों विद्यालय चलते थे, तो आज भी विद्यालय चल रहा है, लेकिन उसकी स्थिति बड़ी दयनीय है। खासकर पाटलिपुत्र, नेतरहाट तो अच्छा चल रहा है। तो हमारे टक्कर में कहीं वो कॉन्वेंट के विद्यार्थी नहीं टिकते थे। कॉन्वेंट का कोई विद्यार्थी हो, कोई पढ़ा लिखा हो, तो उससे अन्यथा नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं अपनी भाषा के प्रति गौरव बोध में क्षीणता, में न्यूनता आ रही है, और ये गंभीर चिंता का विषय। ये सरकारी महाविद्यालय है, इसलिए हम लोग एक अच्छा कार्यक्रम राजभाषा का करा पा रहे हैं। अब जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, वहां इस तरह की चर्चा शायद अप्रासंगिक सी हो जाएगी। एक बहुत नामचीन विश्वविद्यालय शांति निकेतन, आप वहां जाएंगे तो देखेंगे एक डिपार्टमेंट है, बहुत आश्चर्य होगा, डिपार्टमेंट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो समझ में बात आती है, लेकिन वहां एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। आप जा सकते, देख सकते हैं, साइट पे भी शायद आपको दिखे, डिपार्टमेंट ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। अच्छा, क्यों इतनी चिंता करें? जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इसकी इतनी चिंता क्यों करें? चली जाएगी, रोजगार की भाषा है, हम बड़े गर्व करते हैं अंग्रेजी बोलकर। अंग्रेजी टूटी फूटी भी अंग्रेजी आती है, तो ये गर्व का विषय होता है। क्यों चिंता करें? भाषा से हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है। बहुत अच्छा। ये ऐसे अभी जो श्रोता हैं, ये वास्तविक श्रोता है। वो स्वतः स्वेच्छा से यहाँ आए हुए हैं। भाषा हमारी संस्कृति की संवाहिका है, और आज कई क्षेत्रों में भारत की जो धूम है पूरी दुनिया में, उसमें से एक है हमारे सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर मतलब जो
हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारे जो मूर्त और अमूर्त विरासत हैं, जिसमें भाषा भी, भाषा का अपना स्थान है, क्योंकि भाषा ही संस्कृति की संवाहिका है। अच्छा, जरा विचार करें कि ये राजभाषा का दर्जा देना संविधान के निर्माण से पहले संविधान सभा ने यह तय कर दिया कि भारत की राजभाषा तो हिंदी ही होनी चाहिए, और उसमें भारत के सभी भूभाग के राजनेता थे। तो इसका क्या कुछ लक्ष्य रहा होगा, कुछ उद्देश्य रहा होगा क्या? कभी हमें विचार करना चाहिए, खासकर राजभाषा प्रकोष्ठ से जो जुड़े लोग हैं, और सभी लोगों को विचार करना चाहिए कि क्या कारण है कि वो राजभाषा सीधे कह देते राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए। होना तो कुछ भी नहीं था उस समय कुछ भी संभव नहीं था। संविधान आप पढ़ेंगे तो संविधान के जो 343वें से 351वां अनुच्छेद है, तो उसमें वो विवशता दिखती है, और संविधान का जो पहला आर्टिकल है वो इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यही विवशता दिख रही है। इंडिया दैट इज भारत, पहले इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और संविधान अंग्रेजी, मूल संविधान तो हमारा अंग्रेजी में है ना, उसका हिंदी रूपांतर है, अनुवाद है, अच्छा अनुवाद है। हर अनुवाद डीडी बसु का जो हिंदी वर्जन है वैसा हो जरूरी नहीं। तो ये राजकाज की भाषा इसलिए कि राजकाज किसके लिए होता है? आम लोगों के लिए होता है। हम आम लोगों तक पहुंचना है हमें, तो आम लोगों की भाषा, आम लोगों के संप्रेषण की भाषा को अपनाना होगा। आम लोगों के संप्रेषण की भाषा हम अपनाएंगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। कुछ राष्ट्रवादी संगठन हैं जैसे शिक्षा संस्कृति उत्थान और ऐसे कुछ और भी संगठन हैं जिन्होंने कड़ी मशक्कत की इस बात के लिए कि भाई न्यायालय, संविधान में ये आर्टिकल में आएगा 343वां से 351वां में कि 15 वर्षों के लिए, उस समय 1950 में संविधान लिखा गया, उस समय कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी ही हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा अंग्रेजी ही रहेगी। उसके बाद जैसा होगा देखा जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा। आज भी है। तो जो याचिका करता है, जो वादी प्रतिवादी हैं, जिनके लिए न्याय है, न्याय व्यवस्था है, उनको उनकी भाषा में न्याय मिले। और आज यदि आप नियमित रूप से अखबार पढ़ते हैं तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2022 और 23 की उपलब्धि है कि आज कुछ न्यायालय यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि न्याय जो मांग रहा है, जिसके लिए न्याय दिया जा रहा है, उसको आदेश, जो कोर्ट का, न्यायालय का जो आपके आदेश की प्रति उसकी भाषा में, जो भी उसकी भाषा, तमिल, तेलुगु, भारतीय भाषा जो भी हो, उस भाषा में उपलब्ध कराई जाए। अभी जो वर्तमान हमारे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने भी कहीं इसी तरह के किसी कार्यक्रम में उन्होंने इस बात पर बहुत बल दिया कि न्याय तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक कि न्याय जिसके लिए दिया जा रहा हो, जिसके लिए न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है, उसकी भाषा में उसको कम से कम आदेश की प्रति दे देने। तो वो उसके लिए क्या है, कालाक्षर भैंस बराबर यदि अंग्रेजी में आप अधिकांश लोगों के लिए तो मैं आत्म गौरव की बात, जो अपनी भाषा को लेकर के गौरव बोध की बात कर रहा था। अब इसमें भी यथार्थ गौरव बोध होना चाहिए। ये नहीं कि इंजीनियर आज आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, इंजीनियरिंग, मेडिकल में सारी पढ़ाइयां वो क्षेत्रीय भाषाओं में एकाएक होने लगेंगी। इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, दुर्घटना भी हो सकती है।
आज गूगल का जमाना है, चैट का जमाना है। चैट एक ऐप है, नया आया है, तो उसका जमाना है। वो अनुवाद करता है, मशीनी अनुवाद करता है, बहुत हद तक सफलता भी मिली है, लेकिन ऐसे भी दृष्टांत मिले हैं। एक आध एग्जाम्पल देता हूं मैं। Along with paramedics, nurses will be engaged in some activities or in some hospital. उसका अनुवाद करता है गूगल कि परा चिकित्सा कर्मियों के साथ नर्सों की सगाई कर दी जाए। तो मैं यथार्थ गौरव बोध की बात कर रहा था। एक छोटा सा दृष्टांत और देता हूं मैं। एक अफीमची था, उसे किसी ने कह दिया कि तुम्हारी पत्नी तो विधवा हो गई। अब लगा रोने। अफीमची को किसी ने कह दिया तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई, और बहुत पीट पीट करके रोने लगा। मेरी पत्नी तो विधवा हो गई। नशा पे चुकरा। किसी ने कहा नहीं, तुम ही अपनी पत्नी के, तुम्हारे बिना तुम्हारी पत्नी विधवा नहीं हो सकती, तुम जीवित हो तो बड़ा खुश हुआ। तो यथार्थ बोध होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं अपने विद्यार्थियों से, अपने बच्चों से, हमारा भांजा है यहाँ रामजस कॉलेज में पढ़ता है, कभी नहीं कहता कि तुम हिंदी में ही, हिंदी माध्यम से ही पढ़ो। बहुत सारे विद्यार्थी तो वो बड़ा दोषी महसूस कर रहे होंगे कि हमने अंग्रेजी माध्यम से क्यों सुन लिया, ये तो बड़ा अपराध है, देशद्रोह है। ऐसा नहीं है। आप अंग्रेजी में आपकी समझ बहुत अच्छी होगी, तभी आप दूसरी भाषा में उसका रूपांतरण भी कर सकेंगे। अन्यथा गूगल से अनुवाद कर देंगे और इसी तरह का अनुवाद आ जाता है हमारे सामने। हम लोग एडिटिंग करते हैं अपने ऑफिस में, इस तरह के बहुत हास्यास्पद अनुवाद सामने आ जाते हैं। जेंडर वाइज है तो जेंडर का अलग अनुवाद कर देगा, वाइज का बुद्धिमान कुछ इस तरह का अनुवाद कर। हाँ, लेकिन आज खासकर राजभाषा प्रकोष्ठ के जो से जुड़े लोग हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा, और सभी संकायों से मेरा आग्रह होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का, कृत्रिम मेधा का इष्टतम उपयोग होना चाहिए। वो काफी आपकी काफी मुश्किलें वो आसान कर देता है, और इसे एक चुनौती के रूप में भी लिया जाना चाहिए। कुछ चिंताओं के साथ साथ कुछ सकारात्मक बातें मैं बताता हूं आपको कि नजरिया बदल रहा है। अभी विभाग संबंधी जो संसदीय समितियां होती हैं, मैं बहुत जल्दी अपनी बातें पूरी करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है पिछले सत्र में कि एक वक्ता बोलता था और कैसे फिर जैसे खूंटे से वो पशु भागना चाहते हैं। तो छुट्टी बड़ी प्यारी चीज होती है, और बच्चों के क्लासेस भी होंगे, मैं समझता हूँ। तो जो विभाग संबंधी संसदीय समितियां होती हैं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज होती है, वहां पे अब कुछ ऐसे अध्यक्ष आ गए हैं, कुछ ऐसे वो माननीय संसद सदस्य होते हैं, उसके अध्यक्ष जो वरिष्ठ होते हैं सामान्यतया वो रहते हैं, तो वो हिंदी पर बहुत जोर देते हैं, वो हिंदी पर बहुत बल देते हैं। और अभी हमारे शिक्षा मंत्रालय से जुड़े श्री जगदीश राम कौरी जी, लगता है कहीं चले ही गए लगता है। हाँ, तो नहीं वैसे उनकी आयु लंबी हो, ऐसे तो मंत्रालयों के कारण हिंदी में मूल रूप से जो हमारी रिपोर्टें, हमारे प्रतिवेदन नहीं बन रहे हैं, वो मंत्रालयों की वजह से, क्योंकि मंत्रालयों से जो जवाब आता है वो अंग्रेजी में आता है, और उसी के आधार पे हमारी पार्लियामेंट्री कमिटीज की रिपोर्टें बनानी होती हैं। लेकिन फिर भी इतना लोगों में जागरूकता है, इतना बोध जरूर हो गया है कि जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़े जो लोग हैं, जो
एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, अंडर सेक्रेटरी हैं, वो कम से कम दस्तखत तो हिंदी में हो, और बार बार हिंदी में यदि वो गूगल ट्रांसलेशन उनको दिख जाता है तो अध्यक्ष वो बुला लेते हैं प्रभारी को, इंचार्ज को, कि ये क्या है, ये अनुवाद की क्या गुणवत्ता है। फिर क्लासेस लगाए जाते हैं, तो फिर से वो बढ़िया अनुवाद ढंग का, जो कई बार मूल से भी अच्छा हो जाता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज में आईआईटीज के जो प्रश्न पत्र हैं वो 17 भाषा में वो आ रहे हैं। तो धीरे धीरे दृष्टि बदल रही है, धीरे धीरे दृष्टि बदल रही है। तो 2-3-4 बातें जो राजभाषा, मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये चर्चाएं केवल सरकारी दफ्तरों में होती थी, अब ये विश्वविद्यालय तक चर्चा हो रही है। मैंने चर्चा की थी कि ये जो लक्ष्य ये है आम जनता को जोड़ना, उसकी भाषा से जुड़ना। वो भाषा के माध्यम से हम जुड़ते हैं। अब ऐसा व्याख्यान हम दे दें कि कुछ संकाय तक वो बातें वो हर जो श्रोता है उससे जुड़ ना पाए, तो यहां पे समस्या हो जाती है। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच की जो लकीर है, और जो भारतीय भाषाएं, अन्य भारतीय भाषाएं, पहले बड़ा राजभाषा का विरोध होता था, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हिंदी का जिक्र शायद ही कहीं किया होगा, भारतीय भाषा का जिक्र किया गया है उस विरोध को समाप्त करने के लिए, बिल्कुल जड़ से समाप्त करने के लिए, और जो बड़ा न्यायोचित भी है, सर्वथा उचित भी है। भाई तेलुगु जिसकी मातृभाषा है, उसको पर हिंदी क्यों थोपे? हाँ, ये आपको बड़ा आश्चर्य होगा, जो दक्षिण भारतीय हैं हमारे कार्यालयों में बड़ा शौक से हिंदी बोलते हैं। राजभाषा की जो प्रतियोगिताएं होती हैं, पखवाड़ा वगैरह, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो 2-3 बातें, जैसे जो अंग्रेजी माध्यम से के भी विद्यार्थी हैं, वो उनको आप यदि अपने अभियान से जोड़ना चाहते हैं, तो उनमें सृजनशीलता होती है। और एक बड़ी पोएटिस हुई है, कवयित्री हुई है कमला दास, वो उनका एक फेमस लाइन है, आई एम एन इंडियन ब्राउन इन कलर, इन लिविंग इन मालाबार। कुछ हमारे ठीक से हमें बहुत याद नहीं है, उसको बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन जो मुख्य पंक्तियां हैं जो यहाँ रेलिवेंट हैं, वो आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस। कमला दास कह रही है, एन इंट्रोडक्शन, एक पोएम है उनका बड़ा फेमस, आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, आई राइट इन 2 लैंग्वेजेस, बट आई ड्रीम इन 1। तो हमारे सपने की जो भाषा है, हमारे सपनों की भाषा, जो हमारे भावों की भाषा है, वो हमारी मातृभाषा होनी चाहिए। तो उनकी सृजनशीलता, वो यदि आप उनको लिखने के लिए कह दीजिएगा, तो उसमें एक से एक ऐसे होंगे जो अपनी मातृभाषा में बहुत उच्च कोटि की कविताएं, कहानियां, उपन्यास लिखेंगे। तो एक पत्रिका, एक राजभाषा का ये है नियमावली में, राजभाषा को प्रोत्साहित करने के लिए पत्रिका या स्मारिका राजभाषा में यदि निकाली जाए, 1-2 साल पे एक बार निकाली जाए, तो इससे आप जो हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम से भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो आपके अभियान से जुड़ जाएंगे। और अंत में एक संकल्प के साथ मैं अपनी बातों का उपसंहार करना चाहूंगा। एक कविता है, अधिकार की भाषा हिंदी है, अधिकार की भाषा हिंदी है, विस्तार की भाषा हिंदी है। अधिकार की भाषा हिंदी है, विस्तार की भाषा हिंदी है, करुणा, वेदना, उत्साह, उमंग, प्रेम, प्यार की भाषा हिंदी है।
अधिकार की भाषा हिंदी है, विस्तार की भाषा हिंदी है, करुणा, वेदना, उत्साह, उमंग, प्रेम, प्यार की भाषा हिंदी है। अब यह संकल्प हमारा हो, ये संकल्प यहां से ले जाइएगा। अब यह संकल्प हमारा हो, भारत में ही भला क्यों सिमटे। अब यह संकल्प हमारा हो, भारत में ही भला क्यों सिमटे। संसार की भाषा हिंदी हो, हर राष्ट्र का गौरव हिंदी हो, हर सांस का सौरभ हिंदी हो, हर सांस का सौरभ हिंदी हो। बहुत बहुत आभार आपका। इस ज्ञानवर्धक वक्तव्य के लिए आदरणीय सनातन कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बिना किसी विलंब के आज की अध्यक्ष प्रोफेसर